समाजशास्त्र के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम विभिन्न सामाजिक समस्याओं की चर्चा कर रहे थे। कल हमने अपनी पिछली कड़ी में बाल अपराध के कारण और उपायों को देखा। आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं के विरुद्ध अपराध क्या होता है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से महिलाओं के विरुद्ध अधिक अपराध तेज गति से बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय समाज में दो प्रकार के दृष्टिकोण महिलाओं को लेकर के हैं। एक दृष्टिकोण समाज में उन्नति चाहता है, तो दूसरा दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले लोग ये चाहते हैं कि स्त्रियों को किसी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। उसके पीछे उनकी प्रमुख रूप से पुरुष प्रधानता है, पुरुष मानसिकता है। वो ये कहते हैं कि उनके अधिकारों से उनको वंचित ही रखना चाहिए। जो ये मानते हैं कि स्त्री शक्ति स्वरूपा है, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता है, या वो ये मानते हैं कि स्त्रियों को भी बराबरी का हक दिया जाना चाहिए, उन्हें भी एक हिस्सा माना जाते हैं, क्योंकि ये 50% आबादी है, पूरी हकदार है उसकी। तो वो ये मानते हैं कि स्त्री शक्ति, ज्ञान, संपत्ति का प्रतीक है। उसे दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी मानते हैं। वहीं नारी की पूजा भी होती है, ऐसा माना जाता है। और दूसरी ओर ऐसे हैं जो उसको नारी को उत्पीड़ित करते हैं, उसको पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के विरोधी हैं, उसका शोषण व दमन करते हैं। शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी उसे प्रताड़ित किया जाता है, जलाया जाता है, पीटा जाता है, उसकी हत्या तक भी कर दी जाती है। और इस प्रकार के अपराधों में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है। क्यों? क्योंकि शिक्षित समाज होने के बड़े चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि इतनी संपन्नता होने के बाद, इतना वैज्ञानिक युग आने के बाद, शिक्षित होने के बाद भी हम किस सभ्यता की बात करते हैं जहाँ पर 4 वर्ष के बच्चियों को बलात्कार कर दिया जाता है, यौन अपराध किया जाता है, छेड़खानी की जाती है, जला दिया जाता है। आज भी दहेज से संबंधित कई प्रकार के केस देखने को मिलते हैं। और अब तो तलाक की संख्या में भी बहुत वृद्धि होती जा रही है, चाहे उसके लिए स्त्रियाँ या महिलाएँ दोषी हैं या पुरुष दोषी हैं, लेकिन ऐसा होता जा रहा है। तो समाज में विवाह और परिवार जैसी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न होती जा रही है। तो किसी प्रकार की कोई नई व्यवस्था को समाज स्वीकार नहीं कर पा रहा है। जहाँ एक और शिक्षित समाज हुआ है, स्त्रियों को शिक्षा मिली है, नौकरी करने लगी है, कामकाजी महिलाओं की अलग समस्याएं हैं, तब भी स्त्रियों के प्रति, महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा एवं अपराध कोई आज के युग की घटना नहीं है, बल्कि प्राचीन भारत से भी इसके उदाहरण मिलते हैं। जैसे द्रौपदी का ले लिया जाए, या अन्य भी कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें विधवाओं को भी अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था, आदि आदि। महिलाओं का उत्पीड़न व शोषण, उनके साथ बलात्कार, उन्हें बहला फुसला कर भगा ले जाना, वेश्यावृत्ति के लिए उन्हें बेच देना, उनके साथ मारपीट, गाली गलौज, उन्हें जला देना, उनकी हत्या करना आदि महिला अपराध के प्रमुख उदाहरण हैं। समाजशास्त्री ये मानते हैं कि महिलाओं के बारे में अध्ययन किए जाने चाहिए। रेडिकल समाजशास्त्री तो समाज के दलित एवं उपेक्षित वर्ग के अध्ययन में भी बहुत रुचि रखते हैं। वे महिलाओं के अध्ययन के प्रति काफ़ी संवेदनशील हैं। समाज सुधारकों, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में स्थापित महिला अध्ययन केंद्रों, मनोरोग विशेषज्ञों, अपराध शास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, विद्वानों ने आदि ने भी महिला अध्ययनों में अपनी रुचि बहुत दर्शाई है और महिलाओं से संबंधित अनेक आयामों का अध्ययन भी किया है। वर्तमान में कुछ लोग अपराध में महिलाओं की भूमिका और महिलाओं के प्रति हिंसा और अपराध विषयों में बहुत रुचि रहने लगे हैं, और उनके प्रति कारण, उनको रोकने के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे। इसको सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इसका अर्थ और परिभाषा क्या है। महिलाओं के प्रति अपराध और हिंसा से तात्पर्य है कि महिलाओं के निकट रिश्तेदारों जैसे माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, देवर, ननंद, भाभी या परिवार के किसी भी सदस्य या अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला हिंसात्मक व्यवहार और उत्पीड़न जो नारी को शारीरिक, मानसिक आघात पहुंचाता हो, वो अपराध माना जाएगा। नंदिता गांधी और नंदिता शाह ने स्पष्ट करते हुए लिखा है कि महिला के प्रति अपराध एवं हिंसा के अंतर्गत बलात्कार, दहेज हत्या, पत्नी को यातना देना, यौनिक हतोत्साहन, संचार माध्यम में स्त्री को गलत ढंग से समाहित किया जा सकता है। अभी नए अपराधों में हम देखें तो जिस प्रकार से वैज्ञानिक उन्नति हुई है, उस डिजिटलाइजेशन हुआ है, तो महिलाओं के वेशभूषा संबंधी कई प्रकार के अपराध भी, साइबर क्राइम भी देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी फ़ोटोओं का अश्लील बना दिया जाता है। ऐसे अपराध भी देखने को मिल रहे हैं। तो महिलाओं के विरुद्ध अपराध के एवं हिंसा के उद्देश्यों के आधार पर क्या कहा जाता है। जैसे जिस हिंसा का उद्देश्य अपराध और धन प्राप्त करना होता है, जैसे दहेज के लिए पत्नी को पीटना एवं यातना देना, वो भी अपराध है। जिस हिंसा का उद्देश्य कमजोर पर सत्ता कायम करना है, वह भी अपराध है। जिसका उद्देश्य यौन सुख प्राप्त करना है, वह भी अपराध की श्रेणी में माना जाता है।
जो हिंसा अपराधकर्ता के व्यक्तित्व संबंधी विकृति के कारण की जाती हो वह भी हिंसा है। जिस हिंसा का कारण तनावपूर्ण पारिवारिक परिस्थितियाँ हों वह भी हिंसा है। जो हिंसा पीड़ित महिला द्वारा प्रेरित होती है वह भी है। तो इस प्रकार से आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा और सामाजिक हिंसा, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। आपराधिक हिंसा जैसे बलात्कार, अपहरण आदि। घरेलू हिंसा जैसे दहेज संबंधी मृत्यु, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार, बेटा बेटी में अंतर आदि। सामाजिक हिंसा में जैसे अभी हमने देखा कई बार कि तेजाब डाल करके स्त्रियों को जला दिया जाता है, या एक तरफा प्रेम की कहानियों में देखा है कि वह पुरुष स्त्री को उसके ऊपर तेजाब फेंक देता है, या एक्सीडेंट करके उसको मार देता है, ब्लाइंड मर्डर कर देता है। एक ऐसे भी उदाहरण देखने को मिले कि स्कूल में जाकर के उसने गोली चला दी, कॉलेज में जाकर के गोली चला दी क्योंकि वो लड़की उससे प्रेम नहीं करती। तो ऐसी घटनाएं हम नित अखबारों में, मैगजीनों में रोज़ टीवी पर ऐसे देखते हैं। तो हम ये मानते नहीं हैं कि महिलाओं के विरुद्ध आज भी अपराधों की संख्या में बहुत वृद्धि होती जा रही है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे प्रमुख इसका कारण क्या है। ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से भारत में भी महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ते जा रहे हैं, दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, इतनी शिक्षा होने के बाद में भी। ये सब देखने के कारण समझ में ये आते हैं कि पहला पुरुष प्रधानता, पुरुष प्रधान समाज होने के कारण भी ऐसी हिंसा देखने को मिलती है। भारत में ही नहीं, विश्व के सभी समाजों में पुरुष प्रधानता देखी जाती है। उन्हें शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वे अपने पुरुषत्व को स्थापित करने के लिए स्त्रियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं, उसे अपने नीचे से दोयम दर्जे का मानते हैं। और आज भी देखा गया है कि महिलाएं बहुत पहले कंधे से कंधा मिला करके कार्य भी करती हैं, लेकिन समस्त घर की जिम्मेवारियां वगैरह भी उनके ऊपर होती हैं। आज भी उसका अनादर और कई तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं पुरुष प्रधानता के कारण भी। और समस्या यहाँ नहीं है, या स्त्री को कोई प्रमोशन मिलता है तो उसको फोरगो कर देती है। कई अच्छे कॉर्पोरेट ऑफिस में महिलाओं को वो नहीं बनाया जाता, उसका प्रमुख नहीं बनाया जाता, सीईओ नहीं बनाया जाता। तो इस प्रकार से कई ऐसी है जिनके कारण महिलाओं की उसमें। दूसरा है स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता। आर्थिक निर्भरता से तात्पर्य है कि पूर्ण रूप से पुरुष के पराधीन है। कई बार ऐसा होता है, आज तो संख्या में वृद्धि हुई है, शिक्षित महिलाएं कमाने लगी सब कुछ, लेकिन आज भी अध्ययन ये बताते हैं कि उनकी जो इनकम है, उनकी जो आमदनी है, उस पर पुरुष का ही अधिकार या ससुराल वालों का ही अधिकार होता है। कई बार पति निकाल भी देता है। तीसरा है अशिक्षा। स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत पुरुषों की साक्षरता के वनस्पत कम है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इसमें वृद्धि हुई है साक्षरता में, पर फिर भी वो जानती नहीं कि उनके अधिकार क्या हैं, उनके हितों की रक्षा कैसे की जाए, कौन कौन से कानून बनने हुए हैं, उन पर अत्याचार होने पर उन्हें किन संगठनों की मदद लेनी चाहिए। अशिक्षा उन्हें घर की चार दीवारी तक सीमित कर देती है, अत्याचार सहने के लिए मजबूर हो जाती है। और कई जगह पर इसका दुरुपयोग भी हो रहा है कि जो महिलाएँ देखते हैं कि कानून बन गया है तो वो उसका फ़ायदा उठाने के लिए कई बार गलत आक्षेप भी उनके ऊपर लगा देती हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब कि स्वस्थ नागरिकता और स्वस्थ समाज की आवश्यकता है। फिर चौथा है महिलाओं के प्रति विद्वेष। कई पुरुषों में महिलाओं के प्रति विद्वेष की भावना भरी होती है, वे उनके प्रति अत्याचार करके ही शांत करते हैं। इसके लिए कई बार मादक द्रव्य पदार्थों का व्यसन वगैरह भी इसके लिए उत्तरदायी। जिन लोगों को अपने भूतकाल में किसी स्त्री ने तंग किया हो, तो जिसका प्रेम असफल हो गया हो, वह संपूर्ण नारी जाति के प्रति बदले की भावना से प्रेरित होकर ये कार्य करता है। उसको कई बार स्त्री का कई बार किसी संगठनों में या संस्थाओं में जब स्त्रियां बॉस बनती हैं या उच्च पद पर आसीन होती हैं, तो उसको भी वो भी स्वीकार नहीं होता है, और उसे नारी को अपमानित करने, उसके प्रति घृणा, ईर्ष्या अधिक बढ़ जाता है। उसे बहुत मज़ा आता है। वो सैडिस्ट, ऐसे कई सैडिस्ट लोग हैं जो स्त्रियों को दुखी करके उनको बहुत मज़ा आता है। फिर सामाजिक कुप्रथाएं। भारत में इतनी कुप्रथाएं प्रचलित हैं कि आज तक भी उनका निवारण न तो संभव हो पाया है, और चाहे हम वो देखें कि धन की अधिकता हो गई है, शिक्षा की अधिकता हो गई है, तब भी वे कुरीतियाँ आज भी प्रचलित हैं। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का भाव और विवाह विच्छेद की स्थिति को स्त्री को अलग से समाज के अलग कटाक्षों का, तानों का सामना करना पड़े। फिर कई ऐसी कुप्रथाएं हैं जिसमें महिलाओं को उसका शिकार होना ही पड़ता है। फिर है पारिवारिक तनाव। पारिवारिक तनाव भी महिलाओं के प्रति अत्याचार के लिए उत्तरदायी है। जब पति पत्नी के स्वभाव में सामंजस्य नहीं होता, विचारों में अंतर होता है, ससुराल में अपने परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती हैं, या पुरुष के सगे संबंधियों नातेदारों के साथ उसकी नहीं बनती है, तो उसके ऊपर वो रौब झाड़ने लगता है। तो इस प्रकार पारिवारिक तनाव की स्थितियाँ भी हैं। फिर है पीड़ित द्वारा भड़काना।
कई बार पीड़ित स्त्रियों का व्यवहार ऐसा होता है जो पति को अत्याचार करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे यदि कोई स्त्री अपने पति को दूसरों के सामने बुराई करती है, वह ऐसे लोगों से बातचीत करती है जिसने उसके पति पसंद नहीं करता, तो पति के परिवार वालों के प्रति दुर्व्यवहार करती है, घर की ओर ध्यान नहीं देती है, किसी पराये मर्द से उसका अनैतिक संबंध रखती है, सास ससुर की आज्ञा का पालन नहीं करती, पति के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप करती है, शक करती है, ताने देती है, अपमानित करती है, तो ऐसी स्थिति में पति भड़क जाता है और पत्नी के प्रति मार पीट, गाली गलौज, दुर्व्यवहार, तेजाब फेंकना, मर्डर, हत्या, ये हम भी कई बार देखने को उसकी देखते हैं। और उससे उससे उत्तेजित हो जाता है और वह उद्वेलित होकर के इस प्रकार की हिंसा करता है। फिर है नशा। जो पुरुष शराब पीते हैं, अन्य प्रकार का नशा करते हैं, नशे के दौरान पत्नी के प्रति अत्याचार करते हैं, बलात्कार के कई मामलों में भी ये पाया गया कि बलात्कारी नशे में धुत था। हम ये देखते हैं कि जहाँ पर मादक द्रव्य पदार्थों का सेवन होता हो या ये कोकीन आदि गांजा वगैरह का उपयोग किया जाता हो, शराब पिया जाता हो, तो पत्नियों से कहा सुनी हो जाती है। अधिकांशतः झगड़ों की जड़ ये नशा ही है। फिर अपराधी के प्रति निष्क्रियता। कई बार अपराध की शिकार महिलाएं अपने प्रति किए गए अपराध को बर्दाश्त करती रहती हैं, न तो पुलिस न्यायालय की शरण में जाती हैं, बच्चों का सोचती हैं, कई बार संतान का सोचती हैं, कई बार उनके लिए सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वह दांव पर लगाने से कतराती हैं। तो इस तरह से वह अपने अपराध को कई बार निरंतर जो है ना वो करती हैं। तभी पिछले दिनों हमने अखबार में पढ़ा भी था कि किस तरह से जो है मी टू का एक प्रोग्राम चलाया गया जिसमें स्त्रियों को स्वतंत्रता दी गई। अगर उनके साथ किसी पुरुष ने ऐसा दुर्व्यवहार कभी किया है तो वे मी टू पेज पर लिख सकें। तो इसमें फिल्म सोसाइटी की कई अच्छी अच्छी उच्च अदाकाराएँ कलाकारों ने भी अपने साथ हुए यौन शोषण को, दुर्व्यवहार को उसमें शामिल किया और कई ऐसे लोगों के प्रति न्यायालय ने सख्त कदम भी उठाए हैं। फिर है परिस्थितिवश प्रेरणा। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि व्यक्ति अपराध कर बैठता है। जैसे अंधेरी रात में कोई स्त्री अकेले वीरान स्थान से जा रही हो तो वहाँ उपस्थित व्यक्ति बलात्कार के लिए प्रेरित हो जाता है। या ये अभी हमने पिछले दिनों निर्भया कांड को देखा था जो कि बहुत ही घिनौनी हरकत थी, जिसमें वो पुरुष मित्र के साथ जा रही थी पूरी बस में, तो उसके साथ बलात्कार किया गया। उसे वहाँ पर दिल्ली की सड़कों पर नग्न करके नग्न अवस्था में फेंक दिया गया। उसके पुरुष मित्र को भी फेंक दिया गया। उसे 5 बलात्कारियों ने बलात्कार किया। हालांकि उनको फांसी की सजा दी गई। पर इस तरह से अभी भी हम ये देखते हैं कि समाज में जिस तरह से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा नहीं होनी चाहिए वो उसका कोई कदम कारगर सिद्ध नहीं हुआ है। महिलाओं के प्रति अपराध रोकने के कोई उपाय भी किए गए हैं, जैसे कि सुझाव भी दिए गए हैं। जैसे पहला आश्रय की व्यवस्था की गई है, दूसरा रोजगार की व्यवस्था की गई है, तीसरा शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाए, चौथा दंड की व्यवस्था की जाए, पांचवा महिला न्यायालयों की स्थापना की गई है, कानूनी सहायता एवं परामर्श केंद्र खोले जाएँ, महिला संगठनों का निर्माण किया गया चाहे, और सबसे ऊपर है चेंज इन एटीट्यूड, वैचारिक परिवर्तन और स्वस्थ समाज के अंदर भी अपने दृष्टिकोण को, अपने विचारों को हमें सबको बदलना होगा। तभी हम महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और अपराधों को रोकने में कामयाब हो पाएंगे। लड़कियों के माता पिता के उनका विवाह अतिशीघ्र करने का वो अपने दायित्व को समाप्त करना चाहते हैं। वे अपने जीते जी इस तरह से विवाह आदि जल्दी इसलिए करना चाहते हैं। हालांकि विलंब विवाह हुए, लव मैरिज भी बढ़ी है, विलंब विवाह भी होने शुरू हुए, सब कुछ हुआ है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि समाज में आज भी उनकी बेटियां सुरक्षित नहीं है। यदि रात बिरात कभी उन्हें अकेले आना पड़े, कुछ भी हो, तो वो आज भी सुरक्षा नहीं मानी थी। बचपन से उन्हें इस प्रकार का समाजीकरण करते हैं कि वे डरती हैं और उन्हें कहा जाता है कि पति के घर डोली जाती है और वहाँ से अर्थी उठ करके आती है तो सही स्त्री को सहिष्णु होना चाहता है, चाहिए समायोजन करना आना चाहिए, उसे बगावत नहीं करनी चाहिए, उसे दुर्व्यवहार थोड़ा बहुत हो, कुछ उसको कह दे तो उसको सहन कर लेना चाहिए। लेकिन हमें दूसरी तरफ ये देखते हैं कि आजकल की जो महिलाएं कामकाजी स्त्रियां हैं वो विवाह नहीं करना चाहती। विवाह में विलंब विवाह भी देखने को मिल रहा है आजकल के। उसका कारण क्या है? उसका कारण प्रमुखता यही है कि वे अपनी स्वतंत्रता को पुरुष को सौंपना नहीं चाहती हैं। वो ये घरों में देखती हैं या अपने आसपास नातेदार रिश्तेदारों में देखती हैं कि उनकी मैरिज परिवार सफल नहीं हुआ, या माता पिता के झगड़े देखती हैं, या पिता का माता के ऊपर हाथ उठाना देखती हैं। और जब स्त्री सहती रहती है तो बाद में वो स्त्रियाँ भी उसका विरोध करती हैं। घर का पारिवारिक वातावरण इतना दूभर हो जाता है कि ऐसी लड़कियाँ घरों से भाग भी जाती हैं। तो
कुल मिलाकर के ये कि अगर अगर किसी प्रकार का उनके प्रति उनकी गलती नहीं होने पर भी उनके प्रति अपराध किया जाता है या उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है या वो किसी प्रकार का उसमें उनका कोई रोल नहीं होता किसी प्रकार के अपराध में, तब भी उनके प्रति ऐसे किया जाता है। जवान बेटियों को भी घर से निकाल दिया जाता है, कई बार घर में अंतर्जातीय विवाह करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, कई बार घर के ही अंकल देवर जेठ आदि के द्वारा भी बलात्कार की शिकार हो जाती है। तो कुल मिलाकर के हमें वैचारिक दृष्टिकोण को परिवर्तन करना होगा। इस प्रकार तभी हम महिलाओं के अपराध को रोक सकते हैं। तो अगली कड़ी में हम देखेंगे ऐसे कौन से अपराध हैं जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध माने जाते हैं।